नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्र दमन तिवारी है और लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके एलएलबी 3 इयर्स कोर्स, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स के आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। आपके जो जरूरी टॉपिक्स हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको हम लोग लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं। अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी 5 ईयर डिग्री कोर्स में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 3, जो कि हिस्ट्री का है। इतिहास का जो ये आपका पहला हिस्सा है आपके सिलेबस का, उसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के और जो सवालों की संभावना इस बार के प्रश्न पत्र में है उसको लेकर के। तो पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। पहली यूनिट हिस्ट्री के इंट्रोडक्टरी पार्ट की है और जिसमें आपको मीनिंग और हिस्ट्री की तमाम सारी डेफिनेशंस पढ़नी होती हैं। हिस्ट्री को पढ़ने के जो सोर्सेज हैं, इतिहास को पढ़ने के और इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, वो लिटरेरी हैं, आर्कियोलॉजिकल हैं, मेथोडोलॉजी को लेकर के आपके सिलेबस में हैं चीज़ें। डेटिंग मेथड्स है, न्यूमिस्मेटिक्स है, मेन इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें एपिग्राफी है, पैलियोग्राफी है और स्क्रिप्ट्स हैं। हिस्ट्री और लॉ में क्या रिलेशन है भाई? विधि की पढ़ाई में हिस्ट्री का क्या लेना देना है? हिस्ट्री सोशियोलॉजी में क्या रिलेशन है? हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में क्या रिलेशन है? हिस्ट्री एंड इतिहास और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशन है? और कुछ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमिक फिजिशियंस के विषय में भी पढ़ना होता है। इसमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम और वाराही मिहिर, चरक और सुश्रुत के विषय में पढ़ना होता है। दूसरी जो यूनिट है वो एंशिएंट पॉलिटी को लेकर के है और उसमें आपको विदत, सभा, समिति के विषय में पढ़ना होता है। मौर्य, सातवाहन, कुषाण और गुप्ता, इन सारी राज्य व्यवस्थाओं के विषय में पढ़ना होता है कि इनमें इनकी विशेषताएं क्या थी और उसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जो आज के जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है या कहीं से उस चीज़ से प्रेरणा लेकर के हमारे यहाँ पर कुछ वैसा हो रहा है क्या। चोल का जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही जो कि बेहतर था, शानदार था, तो वो आपके सिलेबस में है। उसकी वर्किंग को लेकर के, महासभा को लेकर के है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस है उसको लेकर के। दिल्ली सल्तनत के विषय में भी है और दिल्ली सल्तनत जब आप देखते हैं तो वहाँ पर दो पद्धति है, एक इक्तादारी। तो इक्तादारी का मतलब क्या होता है? मनसबदारी सिस्टम भी है। मनसबदारी प्रथा का मतलब क्या था? मनसबदारों का मतलब क्या था? सबसे बड़ा मनसब किसका था? इस प्रकार से चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एंशिएंट और मेडिवल इंडिया में जो किंगशिप थ्योरीज हैं और जिसमें आपके पास सिलेबस में बुद्धिस्ट है और कौटिल्य के विषय में है, बलबन के विषय में, अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार रिफॉर्म है उसको लेकर के चीज़ें पूछी जाती हैं। तुर्क अफगान कंसेप्ट आपके सिलेबस में है। मोहम्मद बिन तुगलक का मार्केट रिफॉर्म है, अलाउद्दीन खिलजी का है। और उसके बाद जो आपके लिए जरूरी है वो गांधी जी का जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेटिव, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट है। आगे बढ़े तो जो तमाम सारी एंशिएंट इंडिया की सोशल इंस्टीट्यूशंस थी छोटी छोटी, ये शायद आपके सोशोलॉजी के सिलेबस में भी आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। उसमें आपको आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जाति है, गोत्र है, प्रवर है, फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार का मतलब संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार का मतलब क्या है, स्लेवरी है और शूद्राज पंचम्स के विषय में है, जिसको अनटचेबल्स उस जमाने में माना जाता था। महिलाओं की जो भूमिका है, यहाँ से आपके लिए एक बड़ा सवाल बनता आया है और हर बार लगभग किसी न किसी का नाम लेकर के किसी न किसी के माध्यम से सवाल आपसे पूछा जाता रहा है कि एंशिएंट इंडिया में जो महिलाओं की भूमिका थी वो क्या थी। और इस एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका में उनका स्टेटस क्या था, उनकी शिक्षा दिशा को लेकर क्या व्यवस्थाएं थी, प्रॉपर्टी में उनकी हिस्सेदारी को लेकर के क्या राइट्स थे, एजुकेशन, मैरिज को लेकर के लीगल राइट्स क्या थे, डाइवोर्स के लेकर के था, प्रोस्टिट्यूशन और विडोज के विषय में भी है। उसके बाद जो रिफॉर्मेशन हुई मेडिवल इंडिया में और मॉडर्न टाइम्स में, नानक के द्वारा, कबीर के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, अलीगढ़ मूवमेंट के द्वारा। राजा राम मोहन राय, अलीगढ़ मूवमेंट आपसे लगातार आपके पेपर्स में पूछा जाता रहा है, मतलब सबके विषय में थोड़ा थोड़ा पूछा गया है, लेकिन जो बड़ा सवाल अक्सर बनता रहा है राजा राम मोहन राय और अलीगढ़ मूवमेंट को लेकर के है। बैकवर्ड कास्ट के मूवमेंट्स हैं जिसमें बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और नायकर का नाम दिया हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो मार्केट रिफॉर्म्स है, ये तीसरी यूनिट और दूसरी यूनिट में दोनों बाहर है। ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड स्टेज ऑफ कॉलोनिज्म, जिसमें आपको विनोबा भावे के विषय में पढ़ना होता है और दादा भाई नौरोजी के विषय में पढ़ना होता है, दादा भाई नौरोजी के विषय में। चौथी यूनिट जो है वो टाइप्स ऑफ कोर्ट है, जिसमें आपको मुख्य रूप से कहें तो कंटक शोधन के विषय में पढ़ना होता है, धर्मस्थीय के विषय में पढ़ना होता है, जिसको आज हम सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट समझते हैं, कहते हैं। और जो जुडिशल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया है उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे था, ट्रायल कैसे होता था, विचारण, विटनेसेस को कैसे बुलाया जाता था, प्लीडर्स का क्या अपॉइंटमेंट था, सीक्रेट एजेंट्स का क्या मतलब था, फैसले सुनाने वगैरह को लेकर के चीज़ें। मुगल पीरियड में जो जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें किंग, चीफ, काजी को लेकर के चीज़ें हैं, जुडिशल ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, पनिशमेंट कैसे दी जाती थी, और जो अकबर के द्वारा रेवेन्यू संबंधित जो रिफॉर्म किए गए थे, इन सब चीज़ों को लेकर के आपके सिलेबस में आपको जो सवाल हैं वो लगातार पूछे जाते रहे। हम अगर एक बार आप जो आपका पेपर है उसको, पुराना पेपर है उसको लेकर के एक बार चर्चा कर लें तो जो पुराना पेपर है उसमें सवाल पूछा गया था कि डिस्कस द रिलेशंस बिटवीन हिस्ट्री एंड लॉ एंड हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स।
जो इतिहास एवं विधि में क्या संबंध है और इतिहास और राजनीति के संबंधों की विवेचना कीजिए। सवाल इस प्रकार से था। दूसरा सवाल सोर्सेज को लेकर के था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि डिस्कस द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तीसरा सवाल था इक्तदारी सिस्टम को लेकर के, दिल्ली सल्तनत में इक्तदारी सिस्टम की प्रणाली की विवेचना कीजिए। गुप्ता पॉलिटी और कुषाण पॉलिटी में गुप्त राज व्यवस्था कुषाण राज व्यवस्था पर प्रकाश डालना था, लाइट करनी थी। अगला सवाल था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो लागू किए गए थे वो पूछा गया था। कंटक शोधन धर्मस्थीय कोर्ट के विषय में पूछा गया था। मौर्यन पीरियड में, मौर्य काल में कंटक शोधन तथा धर्मस्थीय न्यायालय का उल्लेख कीजिए। क्विट इंडिया मूवमेंट के विषय में जो सवाल था वो थोड़ा सा तर्क पर आधारित था कि वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट द एक्सट्रीम अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द सेल्फ रूल एग्जामिन इट्स सक्सेस। क्या भारत छोड़ो आंदोलन स्वराज प्राप्त करने का सर्वोच्च प्रयास था? इसकी सफलता का परीक्षण कीजिए, इस आंदोलन की सफलता का परीक्षण कीजिए। अगला सवाल था कि व्हाट वर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इन मुगल पीरियड जुडिशियल सिस्टम, जिसमें आपसे किंग का और जो चीफ काजी हुआ करते थे उनका मुगल पीरियड के जुडिशियल सिस्टम में क्या योगदान था, क्या भूमिका थी, उसको और उनकी पावर्स को लेकर के चीजें पूछी गई थी। सर सैयद अहमद खान के विषय में पूछा गया था, डिस्कस द सोशल रिफॉर्म्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के सामाजिक सुधारों का वर्णन कीजिए। वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के एंशिएंट इंडिया में आपसे सवाल पूछा गया था। हम अगर देखें अगर आपके लिए जो सवालों की बात करें तो एक दो सवाल तो किसी न किसी रूप में आपको मिलते ही मिलते हैं। उसमें आपको सबसे पहले आपको हिस्ट्री की डेफिनेशंस देखनी है, इतिहास की परिभाषा क्या है, पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, हिस्ट्री और लॉ में रिलेशन क्या है, जैसा हम लोग लॉ के छात्र हैं और लॉ पढ़ने के दौरान हिस्ट्री की क्या भूमिका हो जाती है। तो आपको एक तो हिस्ट्री लॉ में रिलेशन क्या है और दूसरा जो है हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं। अब उस सोर्सेज में आपसे पिछला एक सोर्स, अभी हम लोगों ने जब सवाल की बात करी तो एक सोर्स पूछा गया है, प्रयास करिएगा कि हिस्ट्री को पढ़ने के, हिस्ट्री को समझने के, हिस्ट्री को जानने के, उसके करीब आने के जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी स्रोत हैं उसको पढ़ लीजिएगा। कई बार सिक्कों के विषय में पूछा जाता है, कई बार इंस्क्रिप्शन के विषय में पूछा जाता है, कई बार किसी अन्य प्रकार से चीजें पूछी जाती हैं। तो हिस्ट्री लॉ में रिलेशन, हिस्ट्री की डेफिनेशन, हिस्ट्री का सोर्स, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी न किसी रूप में आपको मिल ही जाता है, आपके पेपर में वो रहता ही रहता है। आगे बढ़े, जैसे सवाल कभी कभी तर्क टाइप का पूछा गया है, आपको स्टेटमेंट देकर के पूछा गया है कि डू यू एग्री दैट हिस्ट्री इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड डिस्क्राइब इट्स रिलेशन विद लॉ। क्या आप सहमत हैं कि इतिहास सभी विषयों की जननी है? विधि के साथ इसके संबंध की विवेचना कीजिए। सोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर इस प्रकार से सवाल में पूछा गया है कि इवेलुएट द यूटिलिटी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज टू रीराइट द इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन में साहित्यिक स्रोतों की उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए। आपसे इस प्रकार से भी सवाल पूछा गया है। या अगर हम सोर्सेज की बात कहें तो डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल, इस प्रकार से भी सवाल पूछा गया है। तो तैयार होकर के आपको स्रोत के लिए लेकर के होकर के आना है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो जो मनसबदारी सिस्टम है, इक्तदारी सिस्टम है, तो मनसबदारी के विषय में भी आपको पढ़ना है। सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि डिस्कस द सोशल रिफॉर्म डिस्कस द मुगल मनसबदारी सिस्टम। मुगल मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मुगल मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और कई बार उसको लेकर के पहला मनसब किसका था, सबसे बड़ा मनसब किसका था, इस प्रकार से भी चीज़ें पूछी गई हैं थोड़ा सा टेक्निकल बनाने के लिए, तो उसको भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज डेटिंग मेथड को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, सोर्सेज को लेकर के। जैसे एक बार सवाल पूछा गया है कि एक्सप्लेन पोटेशियम आर्गन 40K 40AR डेटिंग मेथड। पोटेशियम आर्गन 40K 40AR तिथि निर्धारण की जो विधि है उसकी व्याख्या कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आर्यभट्ट हैं, सुश्रुत हैं और चरक हैं, वाराहिमिहिर हैं। इनके द्वारा जो चीज़ें की गई हैं, इनके द्वारा चरक, सुश्रुत और आर्यभट्ट के द्वारा इतिहास में क्या इनके द्वारा जो योगदान कह लें या कह लें इनका नाम क्यों आज हम पढ़ रहे हैं, इनकी उपयोगिता क्या है पढ़ने की, इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो वहाँ पर आप एक बार आर्यभट्ट के विषय में, चरक के विषय में और सुश्रुत के विषय में कायदे से पढ़ लीजिएगा। गुप्त पॉलिटी जो है, गुप्त राज व्यवस्था जो है, चोल का जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, मनसबदारी की हम लोगों ने बात कर ली दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो चोल का जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेकर के, गुप्ता पॉलिटी को लेकर के चीज़ों को समझ लीजिएगा कि क्या उसमें विशेषता थी। जैसे सवाल इस प्रकार से था कि थ्रो लाइट ऑन मॉडर्न पॉलिटी एंड चोल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। चोल का जो ग्राम प्रशासन था उसमें क्या ऐसा विशेष था। देखिए सिलेबस में आपकी वही सारी चीज़ें दी हुई, ऐसा नहीं है उसमें कुछ अनर्गल चीज़ें दी हुई। कई बार पढ़ते समय लगता है इतिहास में कि इसका आज की डेट में या हमसे क्या इसका वास्ता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, चाहे वो चोल का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई भी किसी का रिफॉर्म हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ की छाप आज भी हमारे मैंने कहा डेमोक्रेटिक सेटअप पे कहीं ना कहीं पड़ रही है। तो जैसे हम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या जो न्याय पंचायत की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे किसी पुराने एंशिएंट पॉलिटिक्स या किसी न किसी व्यवस्था से प्रभावित है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने का जो तरीका है, इसको जो पढ़ने का उद्देश्य है वो यही मात्र है कि इससे और हमारे चाहे आज के वो कॉन्स्टिट्यूशन बोल लें, चाहे किसी अन्य कानून में बोल लें, कहीं ना कहीं उसकी छाप है।
तो पॉलिटी की बात हम लोगों ने करी। उसके बाद जो जैसे जो कोर्ट्स को लेकर के बात करें तो प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, मुद्रित है, कंटक शोधन, धर्मस्थी, इस प्रकार के है। डिस्क्राइब अबाउट द, सवाल था कि डिस्क्राइब अबाउट द एंशिएंट पीरियड कोर्ट्स, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित एंड मुद्रित। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कंटक शोधन और धर्मस्थीय, गिल्ड्स को लेकर के, गिल्ड्स का मतलब क्या है? तो कोर्ट वाली जो लाइन है वो आपके लिए जरूरी है, कोर्ट वाली पूरी आपको लाइन पढ़नी है, उसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े तो जैसे वो मूवमेंट को लेकर के हम लोगों ने बात करी, तो मूवमेंट को लेकर के आप जैसे चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस पढ़ रहे हो, चाहे एनसीएम पढ़ रहे हो, वो मूवमेंट कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, उसमें क्या हुआ, उसको पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ा सा उस पर तर्क लेकर के आने हैं। जैसे सवाल एक ऐसे था कि डू यू एग्री विद दैट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्वराज। अभी हम लोगों ने इसकी बात करी, तो इसकी असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। अब असफलता के कारणों की विवेचना करने के लिए पहले तो आपको उस आंदोलन के विषय में जानना जरूरी है, जैसा आप थोड़ा बहुत पढ़ करके आते हैं कि इसको डेवलप कर लेंगे। लेकिन असफलता के कारण लिखने के लिए थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा। तो प्रयास करिए कि जो मूवमेंट्स के विषय में पढ़ रहे हैं वो किस लेवल तक हमारी स्वतंत्रता के करीब हमको पहुंचा रहे थे, या अगर वो असफल हुए तो किस कारण से हुए। इस प्रकार से चीज़ों को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसको समझिएगा। आगे बढ़े तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट कंट्रोल है, जो उसकी पॉलिसी थी, उसको लेकर के और जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, उसका मतलब क्या है, धन की निकासी का सिद्धांत क्या था, इसका प्रभाव क्या था, इस प्रकार से चीज़ों को भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं महिलाओं के राइट्स के जगह, वहाँ महिलाओं के राइट्स वाले हिस्से पे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और आपको उनकी पोजीशन, उनके एजुकेशन, उनके स्टेटस को लेकर के, और जो उस समय में किसी जगह पर अगर ये लिखा हुआ था कि महिलाओं को संपत्ति में किस प्रकार से हिस्सा मिलेगा, मीन्स कहीं से जो कोई गवर्निंग बॉडी थी या कोई गवर्निंग एक्ट था, एक्ट कहना ठीक नहीं है, कोई गवर्निंग लिटरेचर था, तो उसके विषय में भी पढ़ लीजिएगा। जैसे इस प्रकार से सवाल पूछा जाता रहा है कि राइट अबाउट द पोजीशन, स्टेटस, एजुकेशन, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, लीगल राइट्स एंड डाइवोर्स ऑफ अ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेकिन हाँ, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा गया है, उम्मीद भी इस प्रकार से सवाल पूछने की रहती है। फिर हम आगे बढ़ें तो जो मुगल पीरियड के समय किंग है, चीफ काजी है, जो जुडिशल ऑफिसर है, उनके विषय में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उनकी भूमिका क्या थी, और जो उनके इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस था, और जो हाँ, उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो उनका जो पनिशमेंट लॉ था, जो पनिशमेंट देने का तरीका था विद रिगार्ड टू नॉन मुस्लिम, वो किस प्रकार से था। गैर मुस्लिम को जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन इन मुगल पीरियड वाला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए कि गैर मुस्लिम के साथ ट्रीट करने का तरीका जो था वो क्या था, क्या उसमें और मुस्लिम और गैर मुस्लिम का एक कोई लाइन खींची थी, कोई उसमें बारीक लाइन, मोटी लाइन कैसी भी थी, क्या उसमें कोई लाइन थी। इस प्रकार से चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। और हम लोगों ने जैसा ऊपर कहा कि राजा राम मोहन राय हुए, अलीगढ़ मूवमेंट हुआ, या बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट हुआ, तो जिसके वजह से एक तो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन लगातार चल रहे थे, लेकिन उसके सापेक्ष, उसके साथ साथ ही जो तमाम सारे जो कुरीतियाँ थी, या जो तमाम सारे ऐसी चीज़ें थी जिसको उखाड़ फेंकने की आवश्यकता थी, वो हमारे तमाम सारे समाज सुधारकों के नेतृत्व में वो आंदोलन लगातार सतत चल रहे थे। तो वो आंदोलन भी आपके इतिहास के सिलेबस में है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी पढ़ना है। तो मुझे लगता है इतनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी होंगी। और हम लोग अगर कहें कि जो आपको कुछ सिद्धांत जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, या चोल एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोगों ने बात करी, तो वहाँ पे अपने जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे तैयार करके आइएगा कि ऐसा नहीं कि उनके विषय में बहुत कुछ आपने मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में पढ़ लिया, बहुत लंबा चौड़ा है उनका जीवन परिचय, और वैसा उन्होंने ये वो धर धर किया। आपके सिलेबस में जो चीज़ दी हुई है, उनका बाजार रिफॉर्म दिया हुआ है, उनके जैसे जुडिशल सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ने का प्रयास करिए कि बस उन्होंने बाजार के लिए क्या खास किया था, क्योंकि आपके सिलेबस में वही है। वो कहाँ युद्ध लड़े, कहाँ पर किसको हराया उन्होंने, कहाँ पर विजय प्राप्त करी, किसको भगा दिया, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्लीज़ उसको मत पढ़िएगा। जो आपका सिलेबस है केवल उतना ही पढ़िएगा। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको सवाल मिल जाएंगे, और अधिक से अधिक सवाल मिल जाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस पेपर के लिए, और जो भी आपका नया पेपर होगा उसके वीडियो को लेकर के हम लोग जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। मैं गांधी जी के मूवमेंट पर विशेष कहूँगा कि गांधी जी का मूवमेंट पूछा जरूर जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि एक मूवमेंट लॉन्ग आंसर की तरह पूछा गया है, और एक मूवमेंट किसी एक क्वेश्चन के पार्ट के तौर पर पूछा गया है, जैसे ए बी करके पूछा गया।
आपसे एक पूछ लिया गया चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ए पूछ लिया गया इक्तादारी या मनसबदारी के बारे में, और उसी क्वेश्चन के बी पार्ट में एक और मूवमेंट पूछ लिया गया। मीन्स वो हिस्सा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जब भी मूवमेंट्स पढ़िएगा तो बहुत कायदे से पढ़िएगा। उसके सफलता, जैसे फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस वाली बात हो गई या उसके असफल होने का जो कारण हो गया, उसको जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत उम्मीद है कि वो साथ में जोड़ करके पूछा जाए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके हिस्ट्री के पेपर के लिए। जो आपका नया वीडियो होगा उसको लेकर के हम लोग जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।